सभी छात्रों को मेरा सादर प्रणाम। पिछले पीरियड में हमने देखा यहाँ पर संज्ञा किसे कहते हैं तथा उसके भेद कितने हैं इसके बारे में हमने अध्ययन किया। जैसे मैंने आपको बताया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अभी देखिए ये तो हमने देखा, लेकिन अभी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस प्रकार होता है ये आपको 1-2 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो व्याकरण का दूसरा भाग है सर्वनाम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। ये मैंने आपको नोट्स में भेज दिया था, आप लोगों ने लिखा भी होगा, अच्छी बात है लिखा है। तो अब देखिए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से निर्माण की जाती है। शब्द देखिए बच्चा, तो बच्चा शब्द से हो जाएगा वह बचपन। बच्चा शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, बचपन। उसी प्रकार जवान, इसका हो जाएगा जवानी। इंसान शब्द का इंसानियत, वकील वकालत। ये हो गया जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। अब इस सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है ये भी देखना आवश्यक है। अब सर्वनाम देखिए अपना, तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, अपनापन। सर्वनाम है अपना तो भाववाचक संज्ञा अपनापन हो जाएगी। उसी प्रकार पराया, परायापन। पराया शब्द का क्या हो जाएगा, परायापन। आगे देखिए स्व, इसका हो जाएगा स्वत्व। मम, ये शब्द का हो जाएगा ममता या ममत्व। उसी प्रकार विशेषण, विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण इस प्रकार। विशेषण अगर बड़ा, बड़ा शब्द है तो इसका हो जाएगा बड़प्पन, बड़ा, बड़प्पन। उसी प्रकार अच्छा, अच्छाई, बुरा, बुराई। ये बहुत आसान है, आपने अगर नोट्स भी पढ़ लिए तो आपको आसानी से समझ में आ सकता है। अभी देखेंगे हम सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम की आवश्यकता क्या है। अभी कक्षा में एक कार्यक्रम था, महात्मा गांधी जी की जयंती थी। इस अवसर पर एक छात्र अपने विचार व्यक्त करने के लिए उठकर खड़ा हुआ और उसने महात्मा गांधी के ऊपर अपने विचार व्यक्त करना शुरू कर दिया। किस प्रकार उसने शुरुआत की। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी ने असहकार आंदोलन छेड़ा। महात्मा गांधी स्वावलंबी थे। महात्मा गांधी ने कई सारे आंदोलन किए। हर वाक्य में उसने महात्मा गांधी शब्द का प्रयोग किया तो सुनने वाले सभी अचरज में पड़ गए कि यहाँ पर भाषा इतनी विस्तृत है। भाषा को अभी यहाँ पर दूसरे शब्दों का भी हम प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उस छात्र ने नहीं किया। तो जिसके ध्यान में आया वह छात्र उठकर खड़ा हुआ और उसने इसको सुधारित रूप में प्रस्तुत किया। कैसे, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उनकी पत्नी का नाम यहाँ पर बदला हुआ। एक बार अगर किसी संज्ञा का आपने प्रयोग किया, उसके बाद जो दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, उन्होंने असहकार आंदोलन छेड़ा। वे स्वावलंबी थे, मतलब खुद के काम खुद करते थे, दूसरों के ऊपर वे निर्भर नहीं रहते थे। लेकिन हम दूसरों के ऊपर अधिक निर्भर रहते हैं। आप अपनी भी पढ़ाई, कुछ छात्र अपने भाई से, बहन से गृह कार्य हो, होमवर्क हो, वो पूरा करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे अपने हम पूरा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसीलिए अपना कार्य, खुद का कार्य स्वयं करना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। तो आज यहाँ पर हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम की परिभाषा तथा उसके भेद यहाँ पर हम इनकी चर्चा करेंगे। तो ये जानना उचित है या आवश्यक है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं तथा उसकी परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर मैंने सर्वनाम की परिभाषा लिखी है इस प्रकार। देखिए परिभाषा, वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा फिर से सुनिए, वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा
संज्ञा के बदले होता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिस प्रकार पहले प्रकरण में हमने देखा, संज्ञा यानी हर एक वस्तु का नाम है, व्यक्ति का नाम है, प्राणी का नाम है, वस्तु का नाम है। तो एक बार अगर उसी संज्ञा के बारे में अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो बार बार उस संज्ञा का नाम उल्लेखित करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वनाम का सहारा लेकर हम उसके बारे में अधिक की जानकारी बता सकती है, जैसे मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से बताया महात्मा गांधी जी के ऊपर। उसी प्रकार देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द अर्थात सरल, आसान एवं सरल शब्दों में बोलना है तो संज्ञा की जगह, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, यह आदि प्रकार के यहाँ पर सर्वनाम आते हैं। अब यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम, इनका अंतर हम किस प्रकार बता सकते हैं कि संज्ञा द्वारा उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह नाम है। जैसे लड़का कहने से लड़के के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि हमने लड़का यह जातिवाचक संज्ञा का वहां पर प्रयोग किया, तो हम लड़के के बारे में सोचेंगे। लेकिन वह कहने के बाद जो अपने पूर्वापार संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है, वहां पर सड़क हो सकती है या कि कोई वस्तु का बोध हो सकता है। तो ये अंतर हम इस प्रकार समझ सकते हैं, संज्ञा द्वारा उसी वस्तु का बोध होता है, उसी वस्तु के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है जिसका वह नाम है। लेकिन सर्वनाम जैसे वह कहने के बाद पूर्वापार या व्यक्ति की सोच अनुसार वह उसका अर्थ ले सकता है। वह कहने के बाद एग्जैक्ट वहां पर किसी व्यक्ति का नाम है क्या? नहीं आ रहा। किसी का भी बोध हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है। इसी प्रकार हम संज्ञा या सर्वनाम का अंतर जान सकते हैं। अब सर्वनाम के भेद देखिए, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद है। सर्वनाम के 6 भेद है इस प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले बात यहाँ पर हम करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं तथा उसके अंतर्गत कोई भेद है क्या, तो उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताना है तो सामान्य व्यवहार जगत के प्रमुख 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? प्रमुख 3 अंग होते हैं, जैसे वक्ता, श्रोता और कथ्य विषय। इन्हें व्याकरण में पुरुष कहते हैं और वक्ता, श्रोता और कथ्य विषय को क्रमशः सीक्वेंस वाइज रूप से हम कहेंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कहते हैं। इस प्रकार पुरुष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष जो बोलने वाले के लिए आता है, उत्तम पुरुष। अभी कौन बोल रहा है? जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं हो गया यहाँ पर उत्तम पुरुष। और दूसरा जो है मध्यम पुरुष अर्थात सुनने वाले के लिए आता है। मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए आता है। जैसे अभी आप सुन रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम दोनों किसी तीसरे के बारे में जो कक्षा में अभी अनुपस्थित है, एब्सेंट है, उसके बारे में अगर चर्चा हो रही है, उसके बारे में अगर विचार यहाँ पर या बातचीत हो रही है, तो वह हो जाएगा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के लिए वहां पर आता है। इस प्रकार यह उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये भी जानना आवश्यक है। याद रखिए तो आपको यह आसानी से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं या उसकी परिभाषा क्या है। तो एकदम सरल और आसान शब्दों में आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। जो सर्वनाम वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा फिर से सुनिए।
जो सर्वनाम वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला और तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तू, वह आदि। अब यहाँ पर देखेंगे आप पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं या भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम देखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। उत्तम यानी जो बोलने वाले के लिए आ रहा है। कैसे? वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए, अपने खुद के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि प्रकार के सर्वनाम यहाँ पर आते हैं। बहुत आसान और सरल शब्दों में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि वक्ता यानी बोलने वाला, जो भी यहाँ पर कर्ता की भूमिका है, मतलब क्रिया कौन कर रहा है? जो बोल रहा है। बोलने वाला वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए करता है उन्हें हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। ये समझ में आया? अब दूसरा देखेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये भी उसी प्रकार, मध्यम यानी जो सुनने वाला है, बराबर, सुनने वाले के लिए आता है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम इस प्रकार, श्रोता यानी सुनने वाला, ध्यान से सुनिए। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। श्रोता संवाद करते समय या बोलते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, तुमको, तुझसे, आप, आपको, आपके, तुम्हारा आदि प्रकार के सर्वनाम यहाँ पर आते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ये समझ में आया। तो हम अभी तीसरा देखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 भेद होते हैं, उसका हम तीसरा भेद यहाँ पर देख रहे हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर देखिए, वक्ता हो गया, श्रोता हो गया, अगर ये दोनों मिलकर, अभी अपनी कक्षा का उदाहरण लेंगे, अगर 2 छात्र जो यहाँ पर उपस्थित है, दोनों मिलकर अगर किसी तीसरे के बारे में जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है या कुछ दूरी पर है, उसके बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो आएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर वो उपस्थित नहीं है, इसीलिए दूर है, तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। परिभाषा इस प्रकार, जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर, अर्थात बोलने वाला या सुनने वाला, इनका संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन, किसी अन्य के बारे में जानकारी प्राप्त अगर होती है तो वह शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैंने दिया है, यह, वह, वे, उनसे, मतलब ये अपने नजदीक नहीं है, कुछ दूरी पर है, या यहाँ पर मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो ये हम सभी सर्वनाम उनके लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आदि प्रकार के, जैसे यह, वह, वे, उनसे, उनका, उनको, इन्हें, उन्हें, उससे, इसने आदि प्रकार के सर्वनाम यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखा हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो 3 भेद है, वह हम दूसरा देखेंगे। अब यहाँ पर अभी इन तीनों का हमने अध्ययन किया, अभी देखेंगे हम जो सर्वनाम के जो कुल 6 भेद है, उन्हीं में से दूसरा जो है निजवाचक सर्वनाम, उसका यहाँ पर अभी हम अध्ययन करेंगे। निजवाचक सर्वनाम, यहाँ तक सभी को समझ में आया? तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं तथा उसकी परिभाषा क्या है, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा।
जैसे जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर परिभाषा बहुत आसान है, ध्यान से सुनिए। जो सर्वनाम तीनों पुरुष कौन कौन से हैं? जैसे उत्तम, मध्यम और अन्य, इसमें निजत्व यानी अधिकार का बोध कराता है, हक जताने का बोध कराता है, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण भी बताया है, जैसे देखिए मैं खुद लिख लूंगा। यहाँ पर देखिए मैं खुद, यहाँ पर निजत्व का है, यहाँ पर हम किसी की राह नहीं देखने वाले हैं, मैं खुद लिख लूंगा, मतलब किसी का इंतजार करने वाले हैं क्या? नहीं, वहां पर दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम स्वयं कर रहे हैं, मैं खुद लिख लूंगा। उसी प्रकार दूसरा, तुम अपने आप चले जाना, तुम अपने आप चले जाना, मतलब वहां भी किसी की राह नहीं देखने वाला, या जैसे उसका कोई कार्य है, कोई काम जैसे ही समाप्त होगा तो वैसे अर्थ बता रहा हूं, तुम अपने आप चले जाना, वहां पर रुकना नहीं है, तो यहाँ पर निजत्व का बोध हो रहा है। तीसरा उदाहरण देखिए, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है, अर्थात उसे गाड़ी चलाने आती है, वह दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं है, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। तो यह सारे जो उदाहरण है निजवाचक सर्वनाम के हैं। परिभाषा जिस प्रकार हमने बता रही थी कि जो सर्वनाम तीनों पुरुषों जैसे उत्तम, मध्यम और अन्य, इसमें निजत्व का बोध कराता है, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, दूसरा मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, तीसरा मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा। इस प्रकार के उदाहरण हम उसमें दे सकते हैं। अब यहाँ पर सर्वनाम का जो तीसरा भेद है, तीसरा कौन सा भेद है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी देखिए यहाँ पर शब्द को भी अगर हमने ध्यान से पढ़ लिया तो हमें आसानी से इसकी परिभाषा समझ में आ सकती है। शब्द देखिए यहाँ पर निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय ने निश्चितता का बोध होता है। यहाँ पर परिभाषा इस प्रकार, जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए संकेत करता है तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा फिर से सुनिए, जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए संकेत करता है तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर निश्चितता का बोध होता है, कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, वहां पर निश्चितता का बोध हो रहा है। जैसे सर्वनाम देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम के कौन से, जैसे यह, वह, ये, वे, यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको अभी हम ये उदाहरण के माध्यम से और आसानी से जान सकते हैं। जैसे उदाहरण, यह मेरी पुस्तक है। अब उदाहरण देखिए, यह मेरी पुस्तक है, सर्वनाम यहाँ पर यह आया। अब यहाँ पर निश्चितता का बोध इस प्रकार हो रहा है कि यह पुस्तक किसकी है? मेरी है, अर्थात वहां पर प्रश्न चिन्ह या संभ्रम में पड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।
कैसे कि यहाँ पर निश्चित है, ये बात तय है कि यह जो पुस्तक है किसकी है, मेरी है। इसीलिए कोई दूसरा व्यक्ति भी उसके ऊपर अपना हक नहीं जता सकता। तो यह जो उदाहरण है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्यों? इस प्रकार यह मेरी पुस्तक है, यहाँ पर निश्चितता का बोध यह शब्द हमें कराता है। यहाँ पर सर्वनाम में हम बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर बात तय है, यह पुस्तक मेरी है, बस खत्म। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण, वह माधव की गाय है। दूसरा उदाहरण, वह माधव की गाय। ये भी उदाहरण उसी प्रकार हमें यहाँ पर आसानी से इसको भी समझ सकते हैं। वह निश्चितता का बोध करा रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण देखिए, वह माधव की गाय। यह जो गाय है किसकी है, माधव की है। माधव की होने के कारण दूसरा व्यक्ति बता सकता है कि यह मेरी गाय है? नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर यह बात तय है, निश्चित है, निश्चितता का बोध हो रहा है। इसीलिए यह उदाहरण निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उदाहरण किस प्रकार, वह माधव की गाय। ठीक है। तीसरा उदाहरण देखेंगे, ये हिरण है। अब यहाँ पर भी देखिए, ये शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, हिरण है। प्राणी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हिरण, ये हिरण है, यह बात तय है, निश्चित है। इसीलिए वहां पर किसी दूसरे प्राणी का नाम आने का या उच्चारण करने का प्रश्न निर्माण ही नहीं होता है। यहाँ पर एक बात तय है, निश्चितता का बोध हो रहा है, निश्चितता का बोध होता है। इसीलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। ये हिरण है, निश्चित है, बात तय है। यहाँ पर आशंका जताने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न चिन्ह भी निर्माण नहीं होता है। और निर्माण क्यों होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बताया है कि ये हिरण है। उसी प्रकार यह सारे उदाहरण किसके हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अब यहाँ पर हम चौथा भेद देखेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम के जो 6 भेद हैं, उसी भेदों में से चौथा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर देखिए, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक को हम आसानी से समझ सकते हैं। अनिश्चयवाचक अब यहाँ पर देखिए, पहले निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या था, निश्चितता थी, बात तय थी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए अनिश्चयवाचक, अनिश्चय, इसी को हमने ध्यान से पढ़ लिया तो हमें इस बात का पता चलता है कि यहाँ पर निश्चितता का कोई या किसी प्रकार से बोध नहीं हो रहा है। तो परिभाषा जानना उचित है। यहाँ पर परिभाषा इस प्रकार, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा फिर से सुनिए, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, निश्चित वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से सर्वनाम है, जैसे कोई, कुछ। अब इनको उदाहरण के माध्यम से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उदाहरण इस प्रकार, कोई यहां आएगा तो मैं आपके साथ चल सकूंगा। कोई यहां आएगा तो मैं आपके साथ चल सकूंगा।
अब यहाँ पर देखिए, कोई शब्द उच्चारण करने के बाद यहाँ पर किसी विशेष मतलब निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, कोई यहाँ आएगा तो मैं आपके साथ चल सकूंगा, मतलब जहां पर जिस जगह है वह काम महत्वपूर्ण होने के कारण वो जगह हम नहीं छोड़ सकते, तो कोई अगर यहाँ पर आएगा तो ही मैं आपके साथ चल सकूंगा। तो ये कोई शब्द से हमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है, मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है, वहां पर कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, मतलब निश्चित किसी एक के बारे में वहां पर बोध नहीं हो रहा है। कोई शब्द हमें क्या किसका बोध करा रहा है? अनिश्चितता का। इसीलिए यह उदाहरण अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखेंगे, कुछ खा लेते तो अच्छा रहता। कुछ खा लेते तो अच्छा रहता। अब ये भी उदाहरण देखिए, कुछ खा लेते तो अच्छा रहता। यहाँ पर कुछ शब्द से हमें किसी प्रकार का बोध हो रहा है क्या? अगर कुछ शब्द में हो सकता है रोटी हो सकती है या पोहा हो सकता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, इसलिए यहाँ पर निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। वाक्य देखिए, कुछ खा लेते तो अच्छा रहता, मतलब थोड़ा सा कुछ खा लेते तो अच्छा रहता। इसीलिए यह भी उदाहरण अनिश्चितता का बोध कर रहा है, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और भी हम उदाहरण देखेंगे, कुछ सामान यहाँ रख जाओ। तीसरा उदाहरण, कुछ सामान यहाँ रख जाओ। अब ये भी उदाहरण हमें उसी प्रकार बता रहा है, कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ सामान यहाँ रख जाओ। अब कुछ शब्द से यहाँ पर यह तो तय नहीं है कि वहां पर बैग रखना है या किताबें रखनी है, कोई भी सामान हो सकता है, कुछ भी सामान हो सकता है, घर की सामग्री हो सकती है, शैक्षणिक सामग्री हो सकती है या अन्य किसी प्रकार की। तो यहाँ पर यह नहीं बताया कि यहाँ पर नोटबुक रखना है, किताबें रखनी है या कोई बैग है या कोई बक्सा है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है। किस प्रकार? कुछ सामान यहाँ रख जाओ। इसीलिए यह भी उदाहरण अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब यहाँ पर और भी देखेंगे, किसी ने आपको रोका तो नहीं। चौथा, किसी ने आपको रोका तो नहीं, यह भी उदाहरण है। यह भी अनिश्चितता का बोध कर रहा है। किसी ने आपको रोका तो नहीं। अब देखिए, किसी शब्द से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर भी अनिश्चितता है। किसी ने मतलब किसी ने आपको रोका तो नहीं। अभी समझो एक उदाहरण तौर पे बताना है तो बड़े बड़े जो फंक्शन हॉल होते हैं वहां पर अगर कोई कार्यक्रम है तो इनविटेशन के बगैर, कोई अगर निमंत्रण पत्रिका के बगैर आपको छोड़ा नहीं जाता है। तो इसलिए जो भी मेहमान है अपने मेहमान को पूछ सकते हैं, ठीक है, कि जो गेट है मेन गेट के ऊपर या मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर हम उन्हें इस प्रकार से उनकी पूछताछ करते। किसी ने आपको रोका तो नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है, जो भी द्वारपाल वहां पर है जो खड़ा है व्यक्ति, उसे इस बात का पता नहीं रहता है, इसलिए वो हर एक व्यक्ति को पूछताछ किए बगैर नहीं छोड़ता है। तो इसलिए यह किसी शब्द अनिश्चितता का बोध करा रहा है, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अभी आज हमने सर्वनाम की परिभाषा तथा यहाँ पर उसके जो 6 भेद में से 4 भेद यहाँ पर हमने देखे हैं। कौन कौन से? जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। उसके बाद जो बाकी 2 भेद बचे हैं, कौन कौन से? संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक
ये हम कल के पीरियड में देखेंगे। तो आप सभी ने यह अपने नोटबुक में इसे लिखना है। इसके नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, सभी को समझ में आया? तो यहाँ पर अभी हम रुकेंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी को।